दोस्तों, मैं प्रदीप पाटिल अद्वितीय ज्ञान भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम सुनते हैं विराम चिन्ह के बारे में, पंक्चुएशन मार्क्स। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं विराम चिन्ह किसे कहा जाता है। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना, चिन्ह का मतलब होता है निशान या सिंबल, मार्क्स। अब ये विराम चिन्ह जब हम बोलते समय किसी विषय पर कथन करते हैं तो कभी कभी उस विषय में कभी कभी रुक जाते हैं और उन रुकते समय हम भावनाओं को प्रकट करते हैं। वैसे हम लिखते समय ऐसे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही लिखते समय भावों के अनुसार रुक जाना या रुकने के लिए जिन चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं या जो चिन्ह हम लगाए जाते हैं तो उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह वाक्यों में रहने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं के आधार पर वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होता है, शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है और जो भावनाएं, जो शब्द हमें व्यक्त करने होते हैं वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसका फायदा होता है। चलिए इसके बारे में एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है, उसे रोको मत जाने दो। एक वाक्य है, इसके बाद हमने अंत में पूर्ण विराम दिया है, लेकिन कभी कभी यही वाक्य जब हम विराम चिन्हों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ बदल सकता है। जैसे कि हम इसके बारे में जानकारी देखेंगे कि उसे रोको मत के बाद अल्प विराम दिया है, रोको मत जाने दो। दो अलग अलग कलरों में मैंने दिखाया है। इसका अर्थ होता है कि उस आदमी को रोक कर रखो, जाने नहीं देना है। लेकिन यही वाक्य अगर एक विराम चिन्ह, एक शब्द जो है आगे जाकर विराम चिन्ह देते हैं, उसे रोको मत जाने दो, इसका पूर्णतः अर्थ जो है विपरीत हो जाता है। मतलब उसे रोकना नहीं है, जाने देना है। और वाक्यों में जब ये विराम चिन्ह आते हैं तो इनका यही महत्व होता है कि जो सटीक अर्थ है वही अर्थ पढ़ने वाले को या लिखने वाले को व्यक्त करने का अधिकार हो। तो ये विराम चिन्ह जो होते हैं यही अधिकार हमें बताते हैं। चलिए विराम चिन्हों के कुछ प्रकार हम देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह मैंने कोष्टक में दिखा दिया है चौखटी में। प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो कि हम प्रत्येक प्रश्न जब हम किसी को करते हैं तो लिखते समय प्रश्न के या वाक्य के बाद प्रश्नार्थक चिन्ह को हमें बताना होता है। उसके बाद आता है अल्प विराम, अर्ध विराम। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह और एक होता है एकहरा उद्धरण चिन्ह। उसके बाद आता है योजक चिन्ह, जो कि डैश आता है, निर्देश चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह। कोष्टक भी तीन प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है विवरण चिन्ह, उपविराम चिन्ह, हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह। इसे ही काकपद कहा जाता है। कभी कभी हम जब वाक्य में कुछ लिखना भूल जाते हैं तो इसे हम इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। वैसे ही पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देश चिन्ह। उसके बाद आता है कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, उपविराम चिन्ह और हंसपद चिन्ह। चलिए देखते हैं हम पूर्ण विराम किसे कहा जाता है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जहाँ की वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अर्थपूर्ण वाक्य जब हम लिखते हैं तो उसके अंत में हमें पूर्ण विराम देना पड़ता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसके बाद प्रश्न चिन्ह जो ब्लिक हो रहा है, देखिए, वह गाना गाता है। इसको अर्थपूर्ण बनाने के बाद वह वहाँ पर आ जाता है। अब देखेंगे अल्प विराम, जहाँ पढ़ते समय अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये अल्प विराम जो होता है थोड़ा रुकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उदाहरणार्थ जैसे कि देखो कि वाक्य जब आता है तो सीता, गीता, नीता और लक्ष्मी आई। महाराष्ट्र में मुंबई, पूना, नागपुर आदि शहर है। मैं रोज पढ़ाई, लिखाई, कसरत और रसोई करता हूँ। इन शब्दों के बीच में मैं थोड़ा सा रुक गया और इसके लिए मैंने अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पर किया। तो ऐसे ही कुछ शब्दों के लिए हम अल्प विराम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आएगा अर्ध विराम, जहाँ पढ़ते समय या लिखते समय अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ पर हमें अर्ध विराम का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि अर्ध विराम जब वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है तो अल्प विराम की अपेक्षा हम ज़्यादा रुकते हैं। ध्यान में रखिए, इस रुकने को ही हमें अर्ध विराम का चिन्ह दिया गया है। जैसे मैंने पढ़ाने की कोशिश की
पर वह नहीं समझा। हमने जाने का प्रयास किया परंतु बारिश नहीं रुकी। ये अर्धविराम का चिन्ह है कि यहाँ पर हम अल्पविराम से ज़्यादा रुकते हैं। अगला आता है उपविराम। उपविराम का मतलब है दो डॉट आते हैं ऊपर नीचे, वाक्य में आए हुए शब्दों को अलग दिखाया जाता है, तब हम वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यह उपविराम चिन्ह जो है वाक्य में इस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है कि कृष्ण के नाम, अब यहाँ पर हम उपविराम देते हैं और मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा है। उदाहरण के तौर पर हम राम खाना खाता है, यहाँ पर भी हमने उपविराम दिया है। उसके बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद हमने थोड़ा रुका है और उसके बाद शाप या वरदान या अभिशाप ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर हम उपविराम को लिख सकते हैं। आगे देखिए जो है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब होता है कि कभी कभी किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम डॉट देते हैं, डॉट जो कि बड़ा वाला डॉट होता है। मराठी में जैसे पूर्ण विराम दिया जाता है वैसे ही हिंदी में लाघव चिन्ह दिया जाता है जो कि संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ संक्षिप्त रूप लिखे हैं। पंडित के लिए पंडित लिखते समय प लिखना है, उसके बाद लाघव चिन्ह देना है। प्राध्यापक के लिए हम प्रा लिखते हैं, डॉक्टर के लिए डा लिखते हैं, माननीय के लिए माँ लिखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हम लिखते हैं उ डॉट प्र, तो ये लाघव चिन्ह है। अगला है विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह कोलन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये विवरण चिन्ह जो होता है वाक्यांशों के विषय में कुछ निर्देश देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे वनों से निम्न लाभ होते हैं, हमने दिया यहाँ पर निर्देश चिन्ह और लिखा ऑक्सीजन, खनिज संपत्ति। अब उसका दूसरा उदाहरण है इस देश में अनेक राज्य है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमने निर्देश चिन्ह दिया कि कौन कौन से है, आगे बताने के लिए निर्देश चिन्ह हम देते हैं। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है जब वाक्य में हर्ष, भय, क्रोध, दुख, आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बाद लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, पहला उदाहरण है हाय, इसने तो मार डाला, हे भगवान बचा लेना सभी को, छी हटाओ इस गंदगी को। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनके पीछे यह चिन्ह लगाया जाता है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। ये वाक्य में अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये वाक्य में जब आता है तो वाक्य का अर्थ प्रकट करता है। वैसे ही अगला है प्रश्नार्थक चिन्ह। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी कभी हम किसी को प्रश्न पूछने के लिए या वाक्य में किसी को प्रश्न करने के लिए प्रश्नार्थक शब्द के उपयोग के साथ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम बहुत समय तक बहुत सारे लोगों को प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में देखेंगे कि क्या तुम्हें समझ में आया, उसने क्या कहा, तुम कब आओगे। यहाँ पर क्या, क्या और कब इन प्रश्नवाचक शब्दों के साथ साथ जब वाक्य के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाए तो वह सटीक रूप में प्रश्न कहलाता है। अगला हम उदाहरण देखेंगे कि अगला जो प्रकार है उद्धरण चिन्ह। अब यहाँ पर उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार है, पहला है दोहरा उद्धरण और दूसरा है एकहरा उद्धरण। अब वाक्य में किसी कथन को करने के लिए या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को विशेष रूप से दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, विशेष कथन या विशेष वाक्य जो किसी के द्वारा उद्धृत किया गया हो तो उसको दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि कौन से प्रकार से इनको लिखा जा सकता है। जैसे देखिए कि भारतेंदु जी ने कहा, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यहाँ पर भारतेंदु जी ने जो कहा है वह
डबल या दोहरे उद्धरण चिन्ह के साथ लिखा है। वैसे ही तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस काव्य लिखा। रामचरित्र यह तुलसीदास की महत्वपूर्ण काव्य रचना है, इसलिए उसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखकर हमने यहाँ पर उसको दिखाने का प्रयास किया। एक विशेष रूप से दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रकार पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति का मतलब है जब कभी हम वाक्य लिखते समय किसी पार्ट को दोहराना चाहते हैं, वाक्य में एक जगह लिखे वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि बार बार एक ही शब्द लिखने के बजाय हम वहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि यह बात को दोहराने के लिए, उसको जैसे के वैसे लिखने के लिए, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है आनंद त्रिपाठी सदस्य। अब नीचे वाले दोनों भी सदस्य हैं, मोहन शर्मा, लेकिन मैंने सदस्य नहीं लिखा, वहाँ पर ये चिन्ह इस्तेमाल किया जो कि पुनरुक्ति चिन्ह है। राजू श्रीवास्तव, ये भी सदस्य है, लेकिन सदस्य लिखने की अपेक्षा मैंने वहाँ पर चिन्ह का इस्तेमाल किया। ऐसे आप लोग भी इस पुनरुक्ति चिन्ह का इस्तेमाल अपने लेखन में कर सकते हैं और अपने लेखन को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। अगला एक प्रकार हम देखने वाले हैं कि जैसे अब तक जो प्रकार हमने देखे उसमें से अगला प्रकार जो है वो है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अब ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह हम कब इस्तेमाल करते हैं, कोष्टक में मैंने दिखाया है। अंग्रेजी यस वाला अक्षर जो होता है उसी प्रकार का होता है। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, तब उस शब्द के आगे दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो होता है वह हम कभी कभी किसी बड़े वाले शब्द को जब इस्तेमाल करते हैं या आलाप वगैरह करते हैं तो आलाप के समय इसका उपयोग किया जाता है। अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह, जो कि गणित में बराबर चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार का इसका सिंबल होता है। वाक्य में दो शब्द की तुलना या बराबरी दिखाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये तुल्यता सूचक चिन्ह जो होता है दो शब्द, दो वाक्य या दो किसी उपवाक्यों को समान दिखाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, आदरता, निरादरता, इन दोनों की समानता बताई गई। समता, बंधुता या न्याय, अन्याय, इन दोनों को दिखाने के लिए या इनका तुलना करने के लिए इसको तुल्यता सूचक चिन्ह के माध्यम से दिखाया गया। अगला एक प्रकार हम जाएंगे उसकी ओर कि जिसका नाम है त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह जब हम वाक्य में कभी लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर उसके स्थान पर त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम बोलते समय तो ऐसे कई शब्दों को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन लिखते समय जब एक पंक्ति लिखकर हो जाए तो वहाँ पर बीच में अगर कोई शब्द छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए पुनः एक बार हमें त्रुटिपूरक चिन्ह दिखाकर आगे पूर्ण विराम के बाद भी उस शब्द को लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि शाम में रहते थे। अब यहाँ पर में के पहले कुछ शब्द रह गया है तो वह शब्द मैंने बाद में लिखा है। देखिए वहाँ पर त्रुटिपूरक चिन्ह दिखाया और घर लिखा। राम बहुत लड़का था, होशियार यह शब्द लिखना रह गया, इसलिए वहाँ पर त्रुटिपूरक चिन्ह दिखाया और होशियार लिखा। मैंने तुमसे वह बात थी, यहाँ पर कही ये शब्द रह गया था तो उसकी जगह पर मैंने त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया और आगे मैंने उसको कही यह शब्द लिखा। इस प्रकार से हम कभी भी अपने वाक्यों में अगर कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर त्रुटिपूरक चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो वाक्य में विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन नाम के आगे निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों कि निर्देश चिन्ह ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वाक्य में जब विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे या नाम के आगे या फिर किसी कथा कथन में इस चिन्ह का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राम ने कहा के आगे उनका ये कथन है, इसलिए हमने निर्देश चिन्ह दिखाकर अगला वाक्य लिखा। जैसे फल, सब्जी, मसाले आदि, यहाँ पर फल के बाद मैंने निर्देश चिन्ह दिखाया है क्योंकि ऐसे शब्दों के बाद हम निर्देश चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एक प्रकार है, अभी हमने बहुत सारे विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे आशा है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत इसकी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए दोस्तों, आगे भी हम इसी प्रकार के कई सारे वीडियोज़ के साथ जुड़े रहने वाले हैं। तब तक धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहे।
मैं प्रदीप पाटिल आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।